विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग। आज हमने करना है क्षेत्रीय परिषदें। क्षेत्रीय परिषदें यानी जोनल काउंसिल्स। क्षेत्रीय परिषदें, जोनल काउंसिल्स। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप क्षेत्रीय परिषदें करें उसके साथ साथ इंटरस्टेट काउंसिल जरूर करना। इंटरस्टेट काउंसिल मतलब अंतर्राज्यिक परिषद। अंतर्राज्यिक परिषद। क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिकतर हैं यानी संवैधानिक नहीं है। क्षेत्रीय परिषदों का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, जबकि इंटरस्टेट काउंसिल का उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 263 में है, यानी भारतीय संविधान में है। इसलिए वो क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। दोनों को साथ मिलके पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या करता है कि वो मेंस में पूछता है क्षेत्रीय परिषदें और इंटरस्टेट काउंसिल में अंतर पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा? ठीक है, तो क्षेत्रीय परिषदें जनरली है क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री, ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई जितने भी राज्य हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ विवाद जो होते हैं उनको साल भर में क्या करना चाहिए? बैठकर आपस में बातचीत करने के बाद क्या करना चाहिए? निपटाना चाहिए। और इस प्रकार की आदत विकसित करनी चाहिए कि साल भर में एक बार बैठा जा सके। तो क्योंकि नेहरू जी ने कहा तो फिर उसके बाद क्या हुआ? जो भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ उसमें ये क्षेत्रीय परिषदों का उल्लेख किया गया, मतलब रखा गया कि क्षेत्रीय परिषदों का गठन करने का प्रावधान रखा गया उसमें। इतना समझ में आ गया? ठीक है। तो वैसे तो पहले 4 बनी, फिर 5 बनी, फिर आंचलिक परिषद बनी, है ना। बता देता हूं मैं। क्षेत्रीय परिषदों के सृजन का विचार भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उस समय रखा गया जब राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा की जा रही थी। इस पर राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा की जा रही थी। अब राज्य पुनर्गठन आयोग याद है ना? है क्या? राज्य पुनर्गठन के बारे में अगर बताऊं तो हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। जब भाषाई आधार पर राज्यों की मांग हो रही थी तो क्या हुआ था? तेलुगु भाषियों में पोट्टी श्री रामुलु क्या हो गए थे? भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। ठीक है, कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। बड़ा बवाल हो गया था दक्षिण भारत में। तो जल्दबाजी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कर दिया? घोषणा कर दी आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की। किसकी? आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा कर दी। अब जब घोषणा कर दी तो अन्य जो भाषाभाषी राज्य थे उन्होंने भी कहा कि भाई हमारे लिए भी बनाओ। अगर आपने तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश बना दिया है तो हमारे लिए भी बनाओ। फिर एक आयोग बिठाया था उन्होंने, फजल अली आयोग। याद आया? फजल अली आयोग, जिसमें 2 सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और केएम पाणिक्कर। 1953 में बना था ये आयोग। कब बना था? तो 1953 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए क्या बना? ये आयोग बना, फजल अली आयोग। उसने अपनी रिकमेंडेशन दी 1955 में। कब दी? और फिर उसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। भाषाई आधार पर यानी लिंग्विस्टिक बेस पर, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का अधिनियम। पहले मैंने आयोग बोला। आयोग अगर पूछेगा तो 53 और अधिनियम अगर बोलेगा तो 56। ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह विचार तब रखा गया था जब राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा की जा रही थी, यानी एक्ट बनने की प्रोसेस चल रही थी जब। ठीक है। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य पुनर्गठित किए जाने के लिए प्रस्तावित राज्यों को 4 या 5 क्षेत्रों में समूहबद्ध किया जाए। 4 या 5 क्षेत्रों में क्या किया जाए? समूहबद्ध किया जाए, जिसमें इन राज्यों के बीच सहयोगपूर्ण ढंग से कार्य करने की आदत विकसित करने सहयोगपूर्ण ढंग से कार्य करने की आदत विकसित करने के लिए एक सलाहकारी परिषद क्या हो। ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गई। भाग 3 भी याद रखना है आपने। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 तो याद रखना ही है। इसमें 56 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कब? एक तो डेट ही पूछता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1956 में। उसमें भी बोलना है आपने किस भाग में 5 क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गई, तो आपने बोलना भाग 3 में। इसमें भाग 3 में 5 क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गई। इन आंचलिक परिषदों का जो वर्तमान गठन है वो बता देता हूं मैं कैसे कैसे है। अच्छा, इसमें भी बड़ी दिक्कत है।
इसमें यह है कि कई बार जैसे पूछ लिया आपसे उत्तराखंड किस क्षेत्रीय परिषद में है, ये पहले भी बताया था शायद मैंने आपको। अब हम क्या करते हैं, हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देखते हैं। क्या देखते हैं? ईस्ट वेस्ट। और हमें लगता है कि हम उत्तर उत्तर में होंगे, लेकिन हम हैं कहाँ? मध्य में है। कहाँ है? तो मैं बता रहा हूं आपको कि कौन कौन से राज्य किस किस क्षेत्रीय परिषद में आते हैं, किन किन राज्यों की राजधानी कहाँ के हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पर है। तो आपने क्या करना, 5 चीजें लिखनी है। सबसे पहले लिखना है आपने क्या, पूरब से शुरू करते हैं। क्या करते हैं? पूरब, ईस्ट से। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, इसमें कौन कौन आते हैं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में? इसमें बिहार आता है, झारखंड आता है, उड़ीसा आता है, सिक्किम आता है और पश्चिम बंगाल आता है। ध्यान रखना, सिक्किम यहाँ पे आ रहा है, इसमें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आ रहा है। ठीक है। फिर आता है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन आते हैं? गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और जो संघ राज्य क्षेत्र दमन एंड दीव दादर नागर हवेली। एक साथ बोलते हैं हम, दमन एंड दीव दादर नागर हवेली, ये आते हैं पश्चिम क्षेत्रीय परिषद में। पूर्व में चले गए, पश्चिम में चले गए, उत्तर में चलते हैं। उत्तर आंचलिक परिषद, इसमें कौन कौन आता है? हरियाणा आता है, हिमाचल आता है, पंजाब आता है। हाँ जी, अरे भाई पहले राज्य बोल देते हैं। पंजाब आता है, राजस्थान आता है, ठीक। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली आता है, संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ आता है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर आता है और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आता है। इतने आते हैं किसमें? उत्तरी आंचलिक परिषद में। ठीक है। फिर आते हैं हम कहाँ? दक्षिण में। तो दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन आते हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के राज्य हमने कवर कर लिए। अब है मध्य क्षेत्रीय परिषद, मध्य आंचलिक परिषद, जोनल काउंसिल या मध्य क्षेत्रीय परिषद। इसमें कौन आता है? छत्तीसगढ़ आता है, मध्य प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है और उत्तर प्रदेश आता है। कौन आता है? और इनके हेडक्वार्टर भी देख लेना कहाँ कहाँ है। कहाँ है हेडक्वार्टर? बता रखे हैं मैंने इनके। उत्तर वाले का कहाँ है? मध्य वाले का कहाँ है? तो क्या करना है, क्रॉस बनाना है आपने, इनके हेडक्वार्टर भी लिखिएगा साथ में। ठीक है। अब क्या था कि भाई पूर्वोत्तर राज्य भी तो हैं, 7 सिस्टर्स हैं हमारी, है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड है। तो इनके लिए भी क्या किया? क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं किया गया। यानी पूर्वोत्तर राज्य अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड को क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं किया गया है और उनकी विशेष समस्याओं को पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1972 के तहत, इसको ध्यान देना, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1972 के तहत गठित पूर्वोत्तर परिषद संशोधन अधिनियम 2002 के तहत पूर्वोत्तर परिषद में शामिल किया गया है। इसमें इसके परिणाम स्वरूप सिक्किम को पूर्वी आंचलिक परिषद के सदस्यों के रूप में हटाए जाने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की गई है। सिक्किम को भी क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं। किससे? पूर्वी आंचलिक परिषद से। समितियां, प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में एक स्थायी समिति का गठन किया गया है, जिसमें उनकी अपनी अपनी आंचलिक परिषदों के सदस्य राज्यों के मुख्य सचिव शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल होते हैं? अपनी अपनी आंचलिक परिषदों के सदस्य राज्यों के मुख्य सचिव शामिल होते हैं। ये स्थायी समितियां मुद्दों को हल करने और आंचलिक परिषदों की होने वाली बैठकों के लिए आवश्यक आधारभूत कार्य करने के लिए समय समय पर बैठकें करती है। योजना आयोग और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी आवश्यकता अनुसार इन बैठकों में भाग लेते हैं। ये मुख्य परीक्षा का प्रश्न बन सकता है, इसलिए बोल रहा हूं। प्री में तो इतना ही पूछेगा कि उत्तरी आंचलिक परिषद कहाँ है, उसका हेडक्वार्टर, मध्य का कहाँ है, निकाला? हाँ जी, उत्तरी का नई दिल्ली है, मध्य का प्रयागराज है, पूर्वी का कोलकाता है, पश्चिम का बंबई है, दक्षिण का चेन्नई। आसान है, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, है ना। और बीच वाले का क्या? चेन्नई, मद्रास, चेन्नई
और बीच वाले का क्या, प्रयागराज, मध्य वाले का। तो हम मध्य में आते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वालों का कहाँ है, प्रयागराज। इतना समझ में आ गया, ठीक। तो क्षेत्रीय परिषदों का संगठनात्मक ढांचा भाई, प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद को का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। कौन होता है? उपाध्यक्ष कौन होता है? प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किए गए राज्यों के मुख्यमंत्री रोटेशन से एक समय में 1 वर्ष की अवधि के लिए उस अंचल के आंचलिक परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, क्षेत्रीय परिषद के रूप में कार्य करते हैं। अब जैसे हम मध्य क्षेत्रीय परिषद में हैं, तो एक बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहेंगे, क्या, उपाध्यक्ष। एक बार उत्तर प्रदेश के रहेंगे, एक बार मध्य प्रदेश के रहेंगे 1 साल, और 1 साल कौन रहेंगे, छत्तीसगढ़ के रहेंगे। समझ में आ गया? तो रोटेशन बोलते हैं, 1/1 साल के लिए बनते हैं, ठीक है। सदस्य मुख्यमंत्री और प्रत्येक राज्य से राज्यपाल द्वारा नामित 2 अन्य मंत्री और अंचल में शामिल किए गए संघ राज्य क्षेत्र के 2 सदस्य। सदस्य कौन होते हैं? मुख्यमंत्री और प्रत्येक राज्य से राज्यपाल द्वारा नामित 2 अन्य मंत्री और अंचल में शामिल किए गए संघ राज्य क्षेत्र के 2 सदस्य, ठीक है। तो हमारे उसमें तो नहीं है कोई यूनियन टेरिटरी, लेकिन जैसे उत्तरी आंचलिक परिषद है तो दिल्ली है उसमें भाई, दिल्ली है, चंडीगढ़ है ना। अच्छा जी, सलाहकार क्या, प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के लिए योजना आयोग द्वारा नामित एक व्यक्ति क्षेत्र में शामिल किए गए प्रत्येक राज्य का मुख्य सचिव एवं अन्य अधिकारी तथा विकास आयुक्तों को नामित किया जाता है। बाकी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उद्देश्य और कार्य इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने कहा मुख्य परीक्षा में हमेशा क्या पूछेगा, उद्देश्य और कार्य क्या पूछेगा। और मैंने कहा आपको क्षेत्रीय परिषदों को इंटरस्टेट काउंसिल के साथ मिलकर पढ़िएगा, है ना। तो क्षेत्रीय परिषदों का उद्देश्य क्या है, कई बार तो जो पीसीएस जैसी परीक्षा है उसमें बड़ा छोटा पूछ लेता है, बोलता 50 शब्दों में लिखो उद्देश्य, कितने में, तब क्या लिखोगे, तो आपने बोलना राष्ट्रीय एकीकरण को साकार करना। राष्ट्रीय, ये कीवर्ड्स हैं, इन्हें याद करना है, प्री के लिए भी काम आएंगे। 4 ऑप्शन दे देगा, क्षेत्रीय परिषदों के उद्देश्य में शामिल नहीं है, ये पूछेगा क्षेत्रीय परिषदों के उद्देश्य में कौन कौन शामिल हैं। तो पहला हो गया राष्ट्रीय एकीकरण को साकार करना, दूसरा तीव्र राज्यक संचेतना, क्षेत्रवाद और विशेष प्रकार की प्रवृत्तियों के विकास को रोकना। राज्यक संचेतना, क्षेत्रवाद तथा विशेष प्रकार की प्रवृत्तियों के विकास को रोकना। अब प्रवृत्तियां क्या हैं, अलग अलग प्रवृत्तियां होती हैं, अलगाववाद होता है, नक्सलवाद होता है, बहुत सारी चीजें हैं ना। तीसरा अगला है इसमें जो उद्देश्य है, केंद्र एवं राज्यों के विचारों एवं अनुभवों के आदान प्रदान करने तथा सहयोग करने के लिए सक्षम बनाना। क्या करना, केंद्र एवं राज्यों को विचारों एवं अनुभवों के आदान प्रदान करने तथा सहयोग करने के लिए सक्षम बनाना। भाई उत्तराखंड भी पूछेगा ही, इससे उत्तर प्रदेश से, भाई आपने ये योजनाएं कैसे की, तो आदान प्रदान होता है ऐसे में। जो बैठते हैं ना साल भर में, क्या करते हैं, बैठकें होती हैं मुख्यमंत्रियों की, तो आपस में बातचीत होती है, विवाद भी निपटाए जाते हैं, साथ में क्या, विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान भी किया जाता है, ठीक है। अगला है विकास परियोजनाओं के सफल एवं तीव्र निष्पादन के लिए राज्यों के बीच सहयोग के लिए वातावरण की स्थापना करना। विकास परियोजनाओं, किसको, विकास परियोजनाओं के सफल एवं तीव्र निष्पादन के लिए राज्यों के बीच सहयोग के वातावरण की स्थापना करना। भैया 4 पॉइंट याद करने हैं आपने, क्षेत्रीय परिषदों के उद्देश्य, मुख्य परीक्षा में हो सकता है आपको 4 नंबर दे, याद है। अब है कार्य, परिषदों के कार्य। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद एक सलाहकारी निकाय है और यह किसी भी मामले पर विचार कर सकती है जिसमें उस परिषद में भागीदारी करने वाले कुछ अथवा समस्त राज्यों या केंद्र एवं उस परिषद में भागीदारी करने वाले एक अथवा अधिक राज्यों का समान हित होता है, और केंद्र सरकार तथा प्रत्येक संबंधित राज्य सरकार को सलाह देती है कि प्रत्येक मामले पर क्या कार्रवाई की जानी है। विशेष रूप से एक क्षेत्रीय परिषद क्या करती है, निम्नलिखित के संबंध में विचार कर सकती है और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर सकती हैं। नंबर 1, अब ये इंपॉर्टेंट है, जब आपसे मेंस में
50 शब्दों में पूछेगा कि क्षेत्रीय परिषदों के कार्य क्या हैं। तो मैंने वैसे भी आपको कहा कि क्या करती है, वो सिफारिश करती है प्रस्तुत, क्या करती है, तो किस किस के बारे में सिफारिश करती है। नंबर 1, आर्थिक सामाजिक आयोजना और आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में समान हित का कोई मामला हो, उस पर सिफारिश करती है। नंबर 2, सीमा विवादों भाषाई अल्पसंख्यकों अथवा अंतरराज्यीय परिवहन के संबंधित कोई मामला हो, उसके संबंध में सिफारिश कर सकती है। और तीसरा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित अथवा उनके संबंध में उठने वाला कोई मामला। इतना क्लियर हो गया। तो ये 3 लाइन अगर आप लिखते हो तो 50 शब्द, 25 20 शब्द, 50 शब्द जो भी पूछता है, 2 नंबर 4 नंबर आपके क्या हो जाते हैं ऐसे मेंस में। और प्री में भी काम आता है कि किसके संबंध में सिफारिशें प्रस्तुत करती है भाई, क्षेत्रीय परिषद है। तो पहली बार पढ़ने में कठिन लगेगा, लेकिन जब आप उसको 10-20 बार रिवाइज करोगे, अपने आप क्या होगा, बैठ जाएगा वो टंग पर। आर्थिक सामाजिक आयोजना, आर्थिक सामाजिक आयोजना और आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में समान हित का कोई मामला हो, इतना ही तो याद करना है। दूसरा, सीमा विवादों, भाषाई अल्पसंख्यकों अथवा अंतरराज्य परिवहन के संबंध में कोई मामला हो। तीसरा बोलेगा हो कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित अथवा उनके संबंध में उठने वाला कोई मामला हो। भाई इतना लिखा, हो गया, 50 शब्द लगभग हो गए, है ना। 4 में से 3 साढ़े 3 नंबर खींच सकते हो। अगला, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित अथवा उनके संबंध में उठने वाला, ये बता दिया मैंने। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 17(1) के अनुसार प्रत्येक क्षेत्रीय परिषदों को ऐसे समय पर बैठक करनी होती है जैसा परिषद के अध्यक्ष इस संबंध में निर्धारित करते हैं। वर्ष 1957 में अपनी शुरुआत से लेकर क्षेत्रीय परिषदों की अब तक 106 बैठकें हो चुकी हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 20(1), बार बार देख लो, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 धारा 20(1) के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय परिषद का कार्यालय क्षेत्र के परिषद द्वारा निर्धारित किया जाता है, तथापि समस्त क्षेत्रीय परिषदों के कार्य की देखरेख करने वाला एक एकल सचिवालय नई दिल्ली में कार्यरत है। मैं यहां से क्वेश्चन पूछता, भाई आपने हेडक्वार्टर पढ़ लिए, लेकिन ये नहीं पता आपको कि एकल सचिवालय कहाँ है, सेक्रेटरीट कहाँ है इनका। आंसर, नई दिल्ली में कार्यरत है। यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। मैं ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि जो एकल सचिवालय नई दिल्ली में है, क्षेत्रीय परिषदों के कार्य की देखरेख करने वाला, उसका वो जो काम करता है किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो आंसर गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किस मंत्रालय के? गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। ठीक है, ठीक है भाई। मैंने आपको बता भी दिया कि प्रत्येक क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष जो होता है वो केंद्रीय मंत्री होता है। कौन होता है? अमित शाह जी हैं। कौन है केंद्रीय मंत्री? गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। ठीक है। अगला, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 19(1) के अनुसार प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में सचिवालय कर्मचारी होंगे, जिसमें एक सचिव होगा, एक संयुक्त सचिव होगा और ऐसे अन्य अधिकारी होंगे जिन्हें नियुक्त करना अध्यक्ष आवश्यक समझते हो। ऐसे क्षेत्रीय परिषदों में प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों के मुख्य सचिव बारी बारी से संबंधित परिषद के सचिव के रूप में कार्य करते हैं, जो एक बार में 1 वर्ष की अवधि के लिए पद पर होते हैं। क्षेत्रीय परिषदों के संयुक्त सचिव अखिल भारतीय सेवा अथवा केंद्रीय सचिवालय सेवा के निदेशक स्तर के अधिकारी होते हैं। अखिल भारतीय सेवा आपको पता है, यानी सीनियर आईएएस होते हैं, या फिर केंद्रीय सचिवालय सेवा यानी प्रमोशन से ऊपर तक जब जाएंगे जो सीनियर मोस्ट होंगे वही बनेंगे इसमें। ठीक है। इस प्रकार क्षेत्रीय परिषद एक सांविधिक निकाय है। कैसा निकाय है? संवैधानिक नहीं बोला मैंने, क्या बोला? सांविधिक निकाय है, जिसका निर्माण राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया। इतने में ही फंसा देंगे आपको कथन कारण में। क्या करेंगे? बोलेंगे, पहला कथन देंगे कि क्षेत्रीय परिषद एक सांविधिक निकाय है। क्या देंगे? सांविधिक निकाय है। अब सांविधिक क्या होता है? सांविधिक, जब एक्ट से कोई चीज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? सांविधिक। जब संविधान के अंदर किसी का उल्लेख होता है, आर्टिकल होता है उसके लिए, तो उसको बोलते हैं संवैधानिक।
क्या बोलते हैं, और जो जो संविधान में नहीं होता है उसको बोलते हैं संवैधानिक। इन शब्दों को पकड़ लीजिए। मेरे स्टूडेंट ने, जब बालिका थी एक, जब इंटरव्यू में गई तो प्लानिंग कमीशन हुआ करता था उस समय, तो उन्होंने कहा ठीक है कुछ बोलिए प्लानिंग कमीशन के बारे में। तो जब उन्होंने पहला शब्द बोला कि योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय है, वो उस पर ही इतने प्रसन्न हो गए जितने भी बोर्ड में मेंबर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कितना बढ़िया शब्द कहा है इन्होंने। हालांकि हो सकता है कि वो उस बालिका को क्या करने के लिए, बूस्ट करने के लिए बोला हो, लेकिन उस बालिका के अंदर कॉन्फिडेंस आया ये बोलकर। उन्होंने कहा हाँ और बताइए, तो फिर वो उसके बाद फिर क्या, ब्रश फायर, उसके बाद तो जो वर्ड्स आते गए वो बताती गई। लेकिन पहले ही वर्ड पर अगर आपको शाबाशी मिल जाए, संवैधानिक निकाय है, जैसे उन्होंने बोला योजना आयोग एक, तो आपस में चर्चा करते हैं वो लोग जो इंटरव्यू में बैठे होते हैं, आपकी तारीफ भी करते हैं, ठीक है ना। और तारीफ तब करते हैं जब उनको लगता है कि आप डर रहे हो। क्या कर रहे हो, होता है ना, आप डरे हो, सहमे से हो, थोड़ा सा आपको क्या करेंगे, वो इजी करेंगे। बट उसके लिए आपको भी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए जी, तो भाई कहां तक पहुंचे हम। तो पहला ऑप्शन देगा कि क्षेत्रीय परिषद एक सांविधिक निकाय है, कथन कारण में देगा कि क्योंकि इसका निर्माण राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया। अब जिसने नहीं पढ़ा हुआ होगा, जिसको नहीं पता होगा सांविधिक क्या है, तो वो तो नहीं कर पाएगा। लेकिन आपने दोनों लाइनें पढ़ ली हैं, मैंने आपको अर्थ बता दिया, कथन कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की पुष्टि कर रहा है। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। इसका उद्देश्य राज्यों तथा राज्यों का केंद्र के बीच बातचीत एवं विचार विमर्श के द्वारा समस्याओं का निराकरण करना है। क्या है, समस्याओं का निराकरण करना है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि राजग सरकार ने क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से नियमित तौर पर राज्यों से संवाद स्थापित करने पर जोर दिया है और ऐसी पहल केंद्र एवं राज्यों के बीच बेहतर संबंध बनाने में मददगार साबित होगी। क्या होगी, ध्यान रखना, कोई भी समस्या जो सुलझती है वो बातचीत से सुलझती है। किससे, किससे होता है, आपके दैनिक जीवन में भी देखा होगा। ऐसा नहीं करना है कभी कि कोई बात घटना हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, दोनों ने अपने मुंह फुलाए और दोनों क्या हो गए, क्या, या तो फिर कसम ही खा लो कि आज के बाद एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे, या तो भीष्म प्रतिज्ञा लो। लेकिन वो समस्या कभी क्या नहीं होगी, समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान कब होगा, बातचीत से बैठकर। आप पूछ सकते हैं आपने ऐसा क्यों बोला, है ना, आप बता सकते हो ना कि मुझे बुरा लगा ऐसा बोलने से। आपने क्यों पूछा कि कब से बेरोजगार हो, भाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, है ना। टू लीव नो स्टोन अनटर्न, टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स। होता है, कई लोग पूछते होंगे आपसे, है ना, नहीं पूछते, चलो पूछेंगे, पूछेंगे पूछेंगे। चलो, यह बात उन्होंने पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 21वीं बैठक को संबोधित करते हुए कही। गृह मंत्री ने उम्मीद जताई कि इस मंच के द्वारा सहयोग एवं विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा और बाधाकारी शक्तियों पर लगाम लगाने के रास्ते तलाशे जाएंगे। 12 नवंबर 2021 को दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 21वीं बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में तिरुपति में आयोजित की गई। कहां की गई, तिरुपति, तिरुपति बालाजी, है ना। इस बैठक में सीमा विवाद, सुरक्षा और बुनियादी ढांचा से संबंधित मामले जैसे सड़क, परिवहन, उद्योग, पानी और बिजली सहित कई मुद्दों पर क्या की गई, चर्चा की गई। ठीक है, तो पहले गृह मंत्री कौन थे भाई, पहले राजनाथ सिंह जी थे। तो जब राजनाथ सिंह जी थे तो तब राजनाथ सिंह जी ने बैठक की। लेकिन जब 21 में आपके अमित शाह जी हैं तो अमित शाह जी ने बैठक की। हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद का गठन, ये तो होना चाहिए भाई, ठीक है। हिमालयी क्षेत्र में सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए 15 नवंबर 2018 को नीति आयोग द्वारा हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद HSRC, HS, मैं यहां से क्वेश्चन पूछता आपसे, कहां से, हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। अगर आप इंटरव्यू देने आते और मैं इंटरव्यू बोर्ड में होता, तो क्योंकि आप उत्तराखंड के हो तो मैं आपसे जरूर पूछता कि हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद के संबंध में
क्या विचार हैं आपके? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, गठन सही है गलत है, इस बारे में मैं क्या करता और आपसे पूछता कि क्या होगा इसके बाद अगर ये हिमालय राज्य क्षेत्रीय परिषद का गठन है ना, तो क्या क्या हो सकता है, क्या उसके पॉजिटिव क्या आएंगे रिजल्ट आएंगे, क्या नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। तो नीति आयोग द्वारा हिमालय राज्य क्षेत्रीय परिषद HSRC का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष डॉक्टर VK सारस्वत, यानी नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य जो थे वो होंगे डॉक्टर VK सारस्वत। अभी चेक कर लेना अभी कौन है, 2018 की बात, अब चेंज हो गए होंगे शायद। परिषद 5 कार्यकारी समूह की रिपोर्ट के आधार पर निर्दिष्ट कार्य बिंदुओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी। इस परिषद के सदस्यों में राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ साथ प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों के सचिव, नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी और विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल होंगे। इस परिषद में 11 हिमालयी राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। अब देख लो भाई, ये याद करने हैं आपने, 11 हिमालयी राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन? उत्तराखंड, कौन? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असोम के 2 जनपद क्रमशः दीमा हसाओ और कार्बी अंगलोंग, तथा पश्चिम बंगाल के 2 जनपद दार्जिलिंग और कालिम्पोंग, तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख। देखो असम के 2 ही जनपद रखे गए हैं, कौन कौन से? दीमा हसाओ और कार्बी अंगलोंग। मैं यहां से प्रश्न पूछता एक तो आपसे कि हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद में असम के कौन से 2 जनपद रखे गए हैं, तो आपने बोलना दीमा हसाओ और कार्बी अंगलोंग। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछता कि हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद में पश्चिम बंगाल के 2 जनपद कौन से रखे गए हैं? आंसर दार्जिलिंग और कालिम्पोंग। कालिम्पोंग बड़ा सुंदर हिल स्टेशन है, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये हमारे समय में IAS में क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया? 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आप सोचो 20-25 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं। एक पूछा गया था पंचमढ़ी कहाँ है, हिल स्टेशन, मतलब मैच करना था कुछ, तो पंचमढ़ी तो मध्य प्रदेश में, वो तो पता था। कालिम्पोंग को जो था वो क्या पूछा हुआ था, मैच करना था, तो वेस्ट बंगाल में लगाना था उसको। कहाँ लगाना था? तो बहुत सारे बच्चों को, जो इस तरफ के बच्चे थे, उनको नहीं पता था कालिम्पोंग कहाँ है। दार्जिलिंग सबको पता था, ठीक है, लेकिन कालिम्पोंग नहीं पता था। 2 जिले कौन से? दार्जिलिंग और कालिम्पोंग, कौन? पश्चिम बंगाल के। ये आपके हिमालय राज्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल हैं, ठीक है। डॉक्टर VK सारस्वती हैं अभी भी है, ठीक है। तो ये इनके बारे में बता दिया मैंने कहा इसके साथ साथ आपने क्या करना है, इंटरस्टेट काउंसिल पढ़नी है, जो कि मैं पहले शायद पढ़ा चुका हूं। उन दोनों को एक साथ मिलकर फिर दोबारा क्या कीजिएगा, पढ़िएगा। डिफरेंस पूछेगा, क्या अंतर है, ये पूछ सकता है कि भाई संविधान में आर्टिकल 263 जो के बावजूद भी 1990 तक इंटरस्टेट काउंसिल क्यों नहीं बनी, ऐसा क्यों कहा गया कि क्षेत्रीय परिषदें अपना कार्य कर रही है, कितना अंतर है दोनों में, क्षेत्रीय परिषदों और किसमें, इंटरस्टेट काउंसिल में, ठीक है। ये संवैधानिकतर है, कौन? क्षेत्रीय परिषदें, जोनल काउंसिल्स। लेकिन संविधान में उल्लेख होने के बावजूद भी आर्टिकल 263 जो इंटरस्टेट काउंसिल है वो 1990 तक नहीं बन पाई। कब तक नहीं बन पाई? तब जाके वो विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय बनी, मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इसमें इतना काफी।